नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर साइन कर दिए हैं और एक बार फिर वक्फ शब्द चर्चा में आ गया है। लेकिन आखिर ये वक्फ होता क्या है? क्यों इसके नाम पर देश भर में लाखों करोड़ की जमीनें दर्ज हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वक्फ के बारे में, इससे जुड़े विवाद और ये क्यों बार बार खबरों में आ जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत भी एकदम बेसिक से करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। देखो, वक्फ एक इस्लामी लॉ का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई इंसान अपनी कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, यानी मूवेबल या इमूवेबल, उसे किसी धार्मिक या चैरिटेबल मकसद के लिए खुदा के नाम पर परमानेंटली डोनेट कर देता है, तो वो प्रॉपर्टी अब वक्फ बन जाती है। और जो इंसान ऐसा करता है, यानी ये डोनेशन करता है, उसे वाकिफ कहा जाता है। अब यहां एक चीज बहुत साफ है, एक बार जब आपने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दे दी, यानी खुदा के नाम पर समर्पित कर दी, तो फिर उसे आप वापस नहीं ले सकते, न ही आप उस पर फिर से मालिकाना हक जता सकते हो। इसलिए एक जुमला बहुत फेमस है, वंस वाकिफ ऑलवेज वाकिफ, यानी वक्फ एक बार बना तो वो हमेशा के लिए वक्फ रहेगा। उसका मालिक अब कोई इंसान नहीं बल्कि खुदा होता है और उसका उपयोग सिर्फ धार्मिक या चैरिटेबल कामों में किया जा सकता है। अब जब एक प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती है तो उसका सीधा नियंत्रण स्टेट वक्फ बोर्ड के पास चला जाता है। यह बोर्ड तय करता है कि उस प्रॉपर्टी का क्या उपयोग होना है, जैसे कि कहीं मस्जिद बनाई जाए, कहीं कब्रिस्तान, कहीं मदरसा या कोई स्कूल खोल दिया जाए। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि उस जमीन या प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड ही सब कुछ नहीं करता। यह बोर्ड एक मुतावली भी अपॉइंट करता है, एक तरह से केयर टेकर या मैनेजर। उसका काम होता है उस वक्फ प्रॉपर्टी का प्रबंधन करना। अब एक जरूरी बात यह है कि मुतावली उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी से इनकम जरूर जनरेट कर सकता है, जैसे किराए पर देकर या अन्य तरीके से। और वो जो इनकम आएगी वो फिर से मुस्लिम कम्युनिटी के भले के लिए, यानी धार्मिक या चैरिटेबल मकसदों के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। हाँ, इसमें एक बात और, उस इनकम का 7% हिस्सा स्टेट वक्फ बोर्ड को भी जाता है, ताकि वो अपने कामकाज, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। अब ये सब बातें सुनने में बहुत सिस्टमेटिक लगती हैं कि प्रॉपर्टी डोनेट की जाती है, बोर्ड उसका प्रबंधन करता है, मुतावली देखभाल करता है और कम्युनिटी को फायदा होता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सीधी नहीं है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो हर राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है और इन बोर्ड्स के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। वहीं सेंट्रल लेवल पर भी एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है, जिसके सदस्य केंद्र सरकार नियुक्त करती है। इनका काम होता है पूरे देश में वक्फ प्रॉपर्टीज की निगरानी करना, नीतियां बनाना और बोर्ड्स को गाइड करना। अब अगर कभी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद खड़ा हो जाए, जैसे कि कोई व्यक्ति ये कहे कि ये जमीन उसकी है, लेकिन बोर्ड कहे कि नहीं ये तो वक्फ है, तो ऐसे मामलों को देखने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। और इन सब चीजों का जो कानूनी आधार है वो है वक्फ एक्ट, जिसकी हम थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे। अगर हम इतिहास में देखें तो भारत में वक्फ व्यवस्था आजादी से पहले भी मौजूद थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस सिस्टम में कई समस्याएं और विवाद भी आते गए। वक्फ एक्ट में समय समय पर बदलाव किए गए, लेकिन फिर भी बहुत सी प्रैक्टिकल दिक्कतें जस की तस बनी रहीं। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए एक अहम कदम 2013 में उठाया गया। साल 2005 में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसे हम सच्चर कमेटी के नाम से जानते हैं। इस कमेटी ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज पर भी एक पूरा सेक्शन था। उन्होंने बहुत गंभीर चिंताएं उठाईं। रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में पूरे भारत में लगभग 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड थीं, जिनका कुल एरिया लगभग 6 लाख एकड़ बताया गया। सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज बंगाल और उत्तर प्रदेश में थीं। अब इन प्रॉपर्टीज की जो मार्केट वैल्यू थी वो करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई, लेकिन इनकी बुक वैल्यू सिर्फ 6,000 करोड़ थी। यानी प्रॉपर्टी के रजिस्टर में जो वैल्यू दर्ज है वो बहुत ही कम है असली कीमत से। इतना ही नहीं, इन लाखों एकड़ जमीन से जो सालाना इनकम आ रही थी वो सिर्फ 163 करोड़ रुपए थी, यानी 2.7% का रिटर्न। यह दिखाता है कि इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल बहुत ही खराब तरीके से किया जा रहा था।
सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि अगर इन वक्फ प्रॉपर्टीज को सही ढंग से मैनेज किया जाए तो ये मुस्लिम समाज की तरक्की में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। कम से कम 10% रिटर्न का टारगेट भी रखा जाए तो सालाना 12,000 करोड़ रुपए की कमाई की जा सकती है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर कमेटी ने कई सिफारिशें दी, जैसे कि वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को और मजबूत किया जाए, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे, ट्रिब्यूनल्स की शक्तियों को बढ़ाया जाए, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले और समय समय पर सर्वे किए जाएं ताकि कोई प्रॉपर्टी कब्जे में न चली जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वक्फ प्रॉपर्टीज का सही विकास करना है तो मुस्लिम समुदाय के बाहर से भी प्रोफेशनल्स को हायर किया जा सकता है। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 2013 में वक्फ एक्ट में अहम बदलाव किए गए और बाद में जब वक्फ बिल 2024 संसद में लाया गया तो उसमें भी इन सिफारिशों का प्रभाव दिखा। ये बिल अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसमें वक्फ से जुड़े कानूनों को ज्यादा स्पष्ट करने, वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और प्रॉपर्टीज के बेहतर मैनेजमेंट की कोशिश की गई थी। लेकिन जैसे ही ये बिल पेश हुआ, कई विशेषज्ञों और संगठनों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने आम जनता, एक्सपर्ट्स और संगठनों से राय लेकर कुल 25 सुझाव दिए, जिन्हें बिल में शामिल किया गया और आखिरकार ये बिल लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास हो गया। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सारे बदलाव, सुधार और कानून वाकई में वक्फ के मूल उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो पाए हैं? यही जानने के लिए अब हम एक एक करके उन प्रोविजन की चर्चा करेंगे जो आज भी विवादास्पद और समस्याग्रस्त हैं। सबसे पहला जो बदलाव किया गया वो ये था कि पहले कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू, सिख, जैन हो, अगर वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर सकता था। लेकिन नए एक्ट में ये स्पष्ट कर दिया गया कि केवल वही व्यक्ति जो पिछले 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है वही वक्फ कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब धर्म के आधार पर एक तरह से सीमाएं तय कर दी गईं। अब बात करते हैं उस प्रोविजन की जिसे मैं सबसे ज्यादा विवादास्पद मानता हूं, और वो है वक्फ बाय यूसेज, यानी प्रयोग के आधार पर वक्फ। आप सोचो, आपने एक जमीन ली है, उसमें कोई पुराना ढांचा है, और अगर उस ढांचे में कभी किसी ने नमाज पढ़ ली, भले ही एक बार पढ़ी हो, या कोई मजार बना हो, तो अब वो प्रॉपर्टी वक्फ घोषित की जा सकती है बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन, बिना कोई लीगल रजिस्ट्री के। मतलब अगर किसी जगह पर लंबे समय से धार्मिक प्रयोग होता आ रहा है, भले ही प्रॉपर्टी पर आपका कानूनी मालिकाना हक हो, तो भी वक्फ बोर्ड दावा कर सकता है कि ये जगह वक्फ है। इस प्रोविजन का कोई स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, न ही रजिस्ट्री, और यही बात इसे बहुत खतरनाक बनाती है क्योंकि इससे किसी भी जमीन को लेकर विवाद खड़ा किया जा सकता है। अब जब वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर देता है तो उसका मालिक अगर इस पर आपत्ति जताना चाहे, यानी वो कहे कि यह जमीन उसकी है न कि वक्फ, तो उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ता है, और ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल माना जाता है। मतलब एक बार ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि यह प्रॉपर्टी वक्फ है तो फिर आप उसके ऊपर किसी और कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। ये बात खुद संविधान के आर्टिकल 226 और वक्फ एक्ट में लिखी गई है। अब सोचो, काउक्लिपेप एक ऐसा बोर्ड जिसमें ज्यादातर मेंबर्स सरकार नॉमिनेट करती है, वो अगर किसी जमीन पर दावा करता है तो आपका एकमात्र सहारा होता है वक्फ ट्रिब्यूनल, और उसके फैसले के खिलाफ भी आप कहीं नहीं जा सकते। ये चीज बहुत सारे लोगों को न्यायिक प्रक्रिया से वंचित कर देती है क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को न्याय का अधिकार देता है। अब बात करते हैं उस बिल की जो हाल ही में चर्चा में रहा, वक्फ रिपील बिल 2023। इसे भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पेश किया था। इस बिल का मकसद था वक्फ एक्ट 1995 को पूरी तरह खत्म करना। स्वामी ने तर्क दिया कि वक्फ एक्ट न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि यह एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की भावना का भी उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि किसी एक धर्म को इतनी बड़ी जमीन और स्पेशल लीगल स्टेटस देना जबकि बाकी धर्मों को ऐसा अधिकार नहीं है, यह सीधा सीधा पक्षपात है। स्वामी ने यह भी कहा कि यह एक्ट सरकार द्वारा संचालित एक समांतर न्याय प्रणाली बना चुका है जहां एक अल्पसंख्यक संस्थान इतना ताकतवर बन गया है कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी पर दावा ठोक सकता है, वो भी बिना सही दस्तावेजों के, सिर्फ प्रयोग या इस्तेमाल के नाम पर। उनका दावा था कि इससे हिंदू, सिख, जैन और यहां तक कि दलित समुदायों की जमीनें भी खतरे में पड़ रही हैं। अब चाहे आप स्वामी की विचारधारा से सहमत हों या नहीं,
लेकिन एक बात तो साफ है, वक्फ एक्ट को लेकर बहस सिर्फ मुस्लिम समाज तक सीमित नहीं है। ये अब एक नेशनल पॉलिसी डिबेट बन चुकी है। और अगर हम वाकई ग्राउंड लेवल पर देखें तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां वक्फ बोर्ड्स ने प्रॉपर्टी पर दावा किया, लोगों को कोर्ट कचहरी में घसीटा और सालों तक केस चलते रहे। 2019 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई थी, क्योंकि उन्होंने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर दावा किया था जिसमें ना तो कोई वक्फ रजिस्ट्री थी, ना ही कोई पुराना रिकॉर्ड। इसी तरह उत्तर प्रदेश में हजारों एकड़ जमीन वक्फ घोषित की गई, जिसमें बहुत सी जमीनों पर आज भी हिंदू परिवार पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन अचानक उन्हें नोटिस मिलते हैं कि वो वक्फ प्रॉपर्टी पर हैं। अब सोचो, अगर तुम अपनी पुश्तैनी जमीन पर रह रहे हो और अचानक कोई बोर्ड कहता है कि तुम्हारी जमीन अल्लाह के नाम पर वक्फ है, तो कैसा लगेगा? अब एक और गंभीर मुद्दा है वक्फ बोर्ड्स में पारदर्शिता की कमी। कई बार आरोप लगते हैं कि बोर्ड्स में पॉलिटिकल नियुक्तियां होती हैं, भ्रष्टाचार होता है, प्रॉपर्टीज का गलत इस्तेमाल होता है, किराएदारों से पैसा नहीं लिया जाता और इन प्रॉपर्टियों को गैर कानूनी तरीके से निजी हाथों में बेचा भी गया है। कई जगह मुतावली और बोर्ड के सदस्य आपस में मिलीभगत कर लेते हैं। मसलन दिल्ली वक्फ बोर्ड में कई बार ऐसे मामले सामने आए जहां वक्फ की जमीन को बाजार रेट से बहुत कम कीमत पर किराए पर दिया गया और बाद में उस पर दुकानें बन गईं, फ्लैट्स बिक गए। मतलब जो प्रॉपर्टी खुदा के नाम पर थी वो धीरे धीरे प्राइवेट कमाई का जरिया बन गई। अब बात करें वक्फ की राजनीति में भूमिका की, तो यह भी बहुत अहम है। कुछ राजनीतिक दलों को वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के एक बड़े वोट बैंक को साधने का एक जरिया लगता है, जबकि कुछ दल इसका खुलकर विरोध करते हैं और इसे इस्लामी लीगल सुपरस्टेट कहकर प्रचारित करते हैं। मतलब वक्फ अब न सिर्फ धार्मिक संस्था है, बल्कि धीरे धीरे एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट भी बन चुका है। अब एक सवाल जो अक्सर मुस्लिम समाज के अंदर से भी उठता है, क्या वक्फ बोर्ड वाकई मुस्लिम समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं? क्या इनकी प्रॉपर्टीज से आने वाला पैसा गरीब मुसलमानों, लड़कियों की पढ़ाई, अस्पताल या बेरोजगार युवाओं की मदद में लगाया जा रहा है? या फिर यह पैसा नेताओं, मुतावली और भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जा रहा है? कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वक्फ का मूल उद्देश्य इल्म और खिदमत यानी शिक्षा और सेवा था, लेकिन आज वक्फ की पहचान राजनीति और विवाद से हो गई है। तो दोस्तों, वक्फ की इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद एक बात तो साफ है, मकसद भले ही नेक हो, लेकिन जब सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होती तो विवाद और शंका स्वाभाविक है। एक ओर जहां वक्फ प्रॉपर्टीज मुस्लिम समुदाय के कल्याण का जरिया बन सकती हैं, वहीं दूसरी ओर गलत प्रबंधन और कानूनी पेचीदगियां इन्हें एक बड़ी समस्या भी बना देती हैं। अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाई जाए, सवाल पूछे जाएं और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो धार्मिक मूल्यों का सम्मान करते हुए संविधान की भावना के अनुरूप भी हो। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसे ही और मुद्दों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।